गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 14 जून, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 14 जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास मॉर्निंग थॉट के लिए। एक सपना किसी चमत्कार से हकीकत नहीं बन सकता। हकीकत बनाने के लिए इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत डालनी पड़ेगी, आपको लगानी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आपने कोई सपना देखा है तो कोई मिरेकल नहीं हो सकता, कोई चमत्कार नहीं हो सकता, कोई जादू नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको उसे हकीकत बनाने के लिए अपने आप को रगड़ते रहना है, अपने आप को बिल्कुल मेहनत में, पसीने में आपको तपाना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अपने मन से बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर, बिल्कुल स्ट्रांग होकर उस सपने पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा जीवन में सफलता बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। तो चलिए इसी विचारधाराओं के साथ में मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अपनी क्लास को। देखिए, हम फर्स्ट बात कर रहे हैं विश्व रक्तता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में, जो हर साल 14 जून को मनाया जाता है और इस बार भी 14 जून को मनाया जा रहा है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किस वैज्ञानिक के नाम पर मनाया जाता है। तो एक महान जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैडिस्ट्रन। ठीक है, तो इनके बर्थडे के दिन इनको याद करते हुए ही हम हर साल 14 जून को विश्व रक्तता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि क्योंकि जो कार्ल लैडिस्ट्रन थे, उन्होंने ही मानव ब्लड में कितने ग्रुप होते हैं इसके बारे में बताया था। जैसे ए, बी, ओ, ये जो ग्रुप होते हैं ना, इसका जो वर्गीकरण है ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसीलिए इनका जो बर्थ डे होता है उसी दिन हम विश्व रक्तता दिवस मनाते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष यानी 2023 की थीम क्या है। तो 2023 की थीम है रक्त दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करो और अक्सर साझा करो। इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो हमने गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, इस इस थीम के साथ हम ये जो दिन है यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मना रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो देखो, हम बात कर रहे हैं उरुग्वे के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? उरुग्वे के बारे में बात कर रहे हैं। तो उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराया है और फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीत लिया है। यानी फीफा अंडर 20 जो खिताब है वो किसने जीत लिया है? तो उरुग्वे ने जीत लिया है। किसे हराकर जीता है? तो इटली को हराकर जीता है। ये सब हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? तो हमने बात कर ली उरुग्वे के बारे में, जिसने फीफा अंडर 20 जो वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है। किसे हराकर? तो इटली को हराकर ये खिताब जीता है। फीफा U20 विश्व कप का इतिहास या उसको क्या कहते हैं, देखो उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1977 में। कब करी गई थी? 1977 में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। और साथ में जो फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप है उसके रूप में इसको आयोजित किया जाता था। मतलब अंडर 20 नाम न देकर इसको फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप नाम दिया गया था। ठीक है, और बाद में 2005 में इसका नाम चेंज किया गया और क्या कर दिया गया? फीफा U20 वर्ल्ड कप कर दिया गया था। समझ में आ गया? क्लियर है? देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं WHO के बारे में यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 7 जून को WHO के द्वारा चौथा वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, तो इसमें एक श्रेणी है, इसमें एक कैटेगरी है जिसका नाम है हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी। तो इसमें एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, है ना, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इस टाइटल के साथ में जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसको हेल्थ फॉर ऑल जो कैटेगरी है उसमें विशेष पुरस्कार दिया गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पुरस्कार दिया गया है ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये भारत की रहने वाली, भारत की डायरेक्टर राजस्थान की वंदिता सहारिया के द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया गया है ना। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ अकेली भारतीय थी जिनकी मूवी को इसमें दिखाया गया था। 4 मतलब लगभग
4.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है ये, और 4 फिल्मों की जूरी के द्वारा इसको विशेष पुरस्कार की घोषणा करी गई थी। क्लियर हो गया? तो हमें फिल्म का नाम याद रखना है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, जो राजस्थान की वंदिता सहारिया के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जो WHO के मुख्यालय में प्रदर्शित करी गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी 7 अप्रैल को, और साथ में ही जो इसका मुख्यालय है, जैसा कि हमने बात कर लिया, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 194 है। कितने हैं? 194 हैं। क्लियर? तो हमने बात कर ली WHO के बारे में, और मूवी के बारे में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट के बारे में। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ICC मेल और फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आयरलैंड के हैरी टेक्टर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल के लिए, और जो थाईलैंड की थिप्चा पुथावोंग है उनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है ICC की तरफ से, जो हर महीने दिया जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली ICC मेल, और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें किसको दिया गया है इसके बारे में, किसके नाम है? थिप्चा पुथावोंग का नाम है, और किसका नाम है? तो हैरी टेक्टर का नाम है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं हमारे जो सड़क और परिवहन मंत्री हैं, कौन है? तो नितिन गडकरी। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे नितिन गडकरी को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नितिन गडकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, प्रतापगढ़ और देवरिया। ठीक है, तो इन 2 जिलों में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लगभग 8,000 करोड़ रुपए के अधिक लागत से, यानी 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए जाएंगे 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, है ना। और उन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। कब रखी गई थी? 12 जून को। और इस अवसर पर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी उपस्थित थे। तो हमने क्या न्यूज़ पढ़ी? हमने ये पढ़ी कि जो प्रतापगढ़ और देवरिया है उत्तर प्रदेश के, ये 2 जिले हैं, यहाँ पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया है। हमारे जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा, और इस समय जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, वो भी उपलब्ध थे। इसमें इस 8,000 करोड़ रुपए को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पेशली जो प्रतापगढ़ क्षेत्र वाला एरिया है वहाँ पर 2200 करोड़ रुपए की 5, और देवरिया में 6,215 करोड़ रुपए की 5 जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला रखी गई है, जो भारत के अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगहों को जोड़ने का काम करेंगी। क्लियर हो गया? तो हमने बात कर ली केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के बारे में। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश को देखो। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मैप देखिए। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश उत्तरी एरिया में देखने को मिल जाएगा भारत के मैप में। राजधानी क्या है? लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जिनके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। विधानसभा में जो सीटें हैं वो 403 है। विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो 100 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है, और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो 31 है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB के साथ $130 मिलियन के ऋण का समझौता किया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश को जो किसान है उनको सहायता देने के लिए ADB के साथ $130 मिलियन के ऋण का समझौता कर चुकी है। इससे क्या होगा? जो किसान है उसकी जो भी खेती करेगा उससे उत्पादकता बढ़ेगी, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, उसके व्यवसाय को बढ़ाया जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाए जाने की बात की गई है। साथ में ही जो ADB के इंडिया रेजिमेंट मिशन के जो निदेशक हैं, कौन है वो? ताकेओ कोनिशी हैं। कौन है? ताकेओ कोनिशी, जिनके माध्यम से ही ये समझौता करा गया है ADB और भारत के बीच में। क्लियर? तो समझौते में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? तो देखो, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का मैप आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बागवानी से रिलेटेड कृषि है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या किया जाएगा? बागवानी से रिलेटेड जो भी फल हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। अलग अलग प्रकार की फसलों को अलग अलग वैज्ञानिक तरीके से उगाने की कोशिश करी जाएगी। सिंचाई की व्यवस्था करी जाएगी, और स्पेशली इस परियोजना के तहत
हिमाचल प्रदेश के जो स्पेशली 7 जिले हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा और जहां के लगभग 15,000 जो किसान हैं उनको फायदा मिलने वाला है इस परियोजना से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें। भारत का मैप आप देखोगे तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एडीबी के बारे में बात करें, एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करें, तो इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। भारत उन संस्थापक देशों में आता है जिन्होंने एडीबी की स्थापना करी थी। एडीबी की स्थापना कब करी गई थी, तो 19 दिसंबर को करी गई थी, 1966 में करी गई थी। और इसका मुख्यालय फिलीपींस के फिलीपींस के मनीला में देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? इसका काम ही ये है कि किस तरीके से जो एशियाई क्षेत्र है वहां पर सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली के मेमर्स कोटला महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। जो हमारा केंद्रीय डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अपने पुराने सैनिकों के लिए, ठीक है, यानी जो सैनिक रिटायर हो गए हैं उनके पुनर्वास के लिए एक समझौता किया है। अब इस समझौते में क्या किया गया है, देखो इस समझौते के माध्यम से जो सैनिक रिटायर हो गए हैं उनको काम देने की बात कही गई है ना। और इसके लिए समझौता किया है मेमर्स कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में। और ये समझौता कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया 12 जून को। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि सैनिकों को कॉरपोरेट जगत से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल पेश किया जाएगा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से। मेमर्स कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है इसकी लगभग 100% सहायक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी 2001 में, यानी 2001 में इसकी स्थापना कर दी गई थी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के तहत। और साथ में ये भारत में जो जीवन बीमा है, बीमा से रिलेटेड एक कंपनी के रूप में काम करती है। और लगभग इस टाइम पर 2021 तक लगभग पूरे, अगर अक्रॉस द कंट्री के बारे में बात करें, पूरे भारत के बारे में बात करें, तो 34.8 मिलियन से अधिक जीवन बीमा कवर कर चुकी है ये, है ना। तो हमने बात कर ली कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। देखिए हम बात कर रहे हैं चेन्नई में विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप स्टार्ट कर दी गई है 13 जून को। 13 जून से स्टार्ट होकर 17 जून तक ये चलने वाली है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो उद्घाटन है वो एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में किया गया है। और जो कर्नाटका के खेल राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, क्या नाम है, उदयनिधि स्टालिन, उनके द्वारा इसकी स्टार्टिंग करी गई है। टूर्नामेंट के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जेना वुलरिज। और भारतीय कोच कौन है, तो क्रिस वॉकर हैं, जो स्क्वैश से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं उनको तैयार करने का काम करते हैं। क्लियर? तो हमने बात कर ली स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में जो चेन्नई में आयोजित हो रही है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो तमिलनाडु, जैसा कि भारत के मैप में आप देखोगे तो भारत का जो दक्षिणतम राज्य है वो है तमिलनाडु। इसका गठन कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। इसकी लेकिन जो सीमाएं हैं, इसका जो बॉर्डर है वो कब निर्धारित किया गया था, तो 14 जनवरी 1969 को इसकी सीमाएं निर्धारित करी गई थी। अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाले एरिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ। साथ में यहाँ पर केले और फूल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रबड़, मूंगफली, नारियल और आम के लिए दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये थोड़ी फसलों की उत्पादकता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। विधानसभा में सीटें 235 है। राज्यसभा के लिए सीटें यहाँ से देखो कितनी जाती हैं, तो 18 जाती हैं। और लोकसभा के लिए यहाँ से 39 सीटें जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो G20 थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप है, इसकी बैठक हुई है कहाँ पर, केरल के कोच्चि में। कहाँ पर हुई है, केरल के कोच्चि में बैठक हुई है G20 थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की। G20 की जो प्रेसिडेंसी है उनके बैठक के बारे में बात कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस अवसर पर लगभग 75 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। साथ में ही भारत की तरफ से जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है
है ना, उसके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, और यूके ट्रेजरी के उपनिदेशक हैं टॉम हेमिग्वे, उन्होंने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करी है। स्पेशली इस कार्य समूह में वित्तीय वैश्वीकरण, अवसर और जोखिम पर चर्चा करी गई, है ना। किस विषय पर, देखो अगर बैठक हो रही है तो कोई विषय होगा जिस पर चर्चा की जाएगी, तो वो विषय क्या था, तो विषय था वित्तीय वैश्वीकरण, यानी जो फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में, अवसर और जोखिम। इस विषय के साथ में ये जो वर्किंग ग्रुप है इसकी जो बैठक हुई है केरल के कोच्चि में, उसमें चर्चा करी गई है। क्लियर हो गया। तो हमने बात कर ली G20 थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक के बारे में जो केरल के कोच्चि में हुई है। अच्छा, G20 के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1999 में इसको स्थापित किया गया था। कब? 1999 में स्थापित किया गया था। और विश्व के जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लगभग एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रोवाइड करता है, अंतर्राष्ट्रीय समूह है ये, विश्व के दुनिया के जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना, जो इकोनॉमिकल कंडीशन में थोड़े स्ट्रांग है, उन देशों के बारे में स्पेशली ये ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करता है, एक दूसरे के साथ विकास के लिए बात करता है, ऊर्जा के लिए, रोजगार के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और इस समय जो हरित ऊर्जा के बारे में चल रहा है, पर्यावरण के बारे में, तो इन सब विषयों को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, इनकी बैठकें कराई जाती हैं। तिरुवनंतपुरम के बारे में बात कर रहे हैं तो तिरुवनंतपुरम क्या है, केरला की राजधानी है। केरला का जो आधिकारिक पक्षी है वो ग्रेट हॉर्नबिल है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल में जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोलती हूँ इन नदियों के बारे में, तो पेरियार नदी, भरतपुझा नदी, पंबा नदी, चलियार नदी और चालाकुडी नदी। और सबसे लंबी झील कौन सी है केरला की, तो केरला की भी और भारत की भी सबसे लंबी झील है जिसका नाम है वेम्बनाड। क्या नाम है? वेम्बनाड। क्लियर। देखो अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चौबटिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पर 11 जून को जो भारतीय सेना और मालदीव है उसके राष्ट्रीय सुरक्षा बल के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स एक्वेरिन का 12वां जो एडिशन था उसकी स्टार्टिंग करी गई है। अब हम समझ लेते हैं, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल, इन दोनों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है एक्स एक्वेरिन। आप ये नाम जरूर याद रख लेना, एक्स एक्वेरिन। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल, इनके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, 11 जून को स्टार्ट हुआ है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो 12th एडिशन है इसकी स्टार्टिंग करी गई है 11 जून को, ठीक है ना। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो सबसे पहले मित्र अर्थ वाला, जो एक्वेरिन का मतलब होता है मित्र, है ना, जो मालदीव की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग, तो मित्र ये जो अर्थ देने वाला है, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये दोनों देशों के बीच में मित्रता को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। दोनों देशों को एक दूसरे को समझने के लिए, किस तरीके से वो सैन्य अभ्यास करते हैं, उनकी क्या टेक्निक है, उससे रूबरू कराने के लिए। क्लियर हो गया। और जो इसका 11वां एडिशन है वो कब हुआ था, तो 2021 में हुआ था। कब हुआ था 11वां एडिशन इसका, तो 2021 में हुआ था। क्लियर है। तो हमने बात कर ली एक्स एक्वेरिन के बारे में, जो भारत और मालदीव दोनों की जो संयुक्त सेनाएं हैं उनके बीच में होता है, संयुक्त अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, ठीक है। अब हम बात करें मालदीव के बारे में, तो जैसा कि आप मैप में मालदीव की स्थिति को देख सकते हैं, श्रीलंका, श्रीलंका के ईस्ट में आप जाओगे तो जो हिंद महासागर है उसमें आपको मालदीव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो भारत के उत्तर में आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी देहरादून है। राज्यपाल गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। क्लियर। देखिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर राजस्थान के दौसा जो क्षेत्र है उसके बारे में। तो जो राजस्थान का दौसा है वहां पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह का आयोजन किया गया है। गोद भराई समारोह कैसे किया गया है, तो देखो जो राजस्थान का दौसा है वहां पर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, यानी गर्भवती जो महिलाएं हैं, वो एक साथ इकट्ठा हुई हैं और उन्होंने गोद भराई की रस्म करी और इस समय उनको पोषण किट प्रदान किया गया है। पोषण किट प्रदान किया गया है। पोषण किट जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रदान किया जाता है। तो ये एक अपने तरीके का एक इवेंट है, एक समारोह है जो आयोजित किया गया था राजस्थान के दौसा में। क्लियर हो गया।
तो हमने बात कर ली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई का जो रस्म हुआ है, जो समारोह हुआ है, उसके बारे में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? 1 जनवरी 2017 में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी, पहली बात। ठीक है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मातृ वंदना योजना है, यानी जो स्त्रियां जो गर्भवती हुई हैं, यानी प्रेग्नेंट हुई हैं, या जो फीडिंग कराती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उन महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सीधे उनके बैंक खातों में पोषण किट के रूप में जो भी रकम होगी उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और साथ में मैं आपको बता दूं कि एक महिला को 6,000 रुपए प्रदान करने की बात कही गई है प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है इसके तहत। क्लियर? राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत के उत्तर में आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा, उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में राजस्थान आपको देखने को मिल रहा है। राज्यपाल यहाँ पर कलराज मिश्र हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। विधानसभा में जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो 200 हैं। लोकसभा के लिए सीटें यहाँ से 25 जाती हैं और राज्यसभा के लिए सीटें यहाँ से 10 जाती हैं। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं इटली के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। क्या नाम है? सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, इटली के बारे में अगर बात करो तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। राष्ट्रपति इस समय प्रेजेंट में कौन है? तो सर्जियो मट्टेरेल्ला है। प्रधानमंत्री जियार्जियो मेलोनी है और मुद्रा यहाँ पर क्या है? तो यूरो है। और इटली आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, यूरोप महाद्वीप है ना, उसमें आपको इटली देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? देखिए, हम बात करें इटली के बारे में। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। क्या नाम था? सिल्वियो बर्लुस्कोनी। इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इटली आपको जो यूरोप का मैप है, ठीक है ना, यानी यूरोप महाद्वीप में इटली आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपिटल रोम है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो सर्गियो मैटरेला है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए? इस सेशन में इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नई खबरों के साथ में और नई विचारधाराओं के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड डे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक भी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।